वो उसकी आवाज़ पर एक झटके से मुड़ी थी। पीछे खड़ा नफीस मुस्कुराती निगाहों से उसके सरापे को देख रहा था। उसकी सभी पेशानी पर नागवारी से लकीरें नमूदार हुई। मैं जानती हूँ कि हर रंग जचता है मुझ पर, इसीलिए आपकी आगाही की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। रुखाई से कहकर उसने चेहरा फेरा, मगर उसने तो जैसे सुना ही नहीं। आगे बढ़कर उसकी गलाफी आंखों में झांका। शहद रंग आंखें नागवारी से चमक उठी। इतना नखरा, इतना गुस्सा सिर्फ मेरे लिए? और जब दूसरों से बात करती हो तब तो मुंह से फूल झड़ रहे होते हैं। क्यों इतना जुल्म सिर्फ मुझ पर ही क्यों? कोई गुस्ताखी कर दी क्या मैंने? मुस्कुराते लहजे में कहता वो मुसलसल उसके चेहरे का नज़रों से तवाफ कर रहा था। उसे देखते अमल के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। गुस्ताखी करने वालों को मैं सिर्फ लफ्ज़ों की मार नहीं देती, उनके लिए हमेशा कड़ी सज़ाओं का बंदोबस्त किए रहती हूँ मैं। और जहाँ तक बात आपकी है, एक नाकिदाना निगाह उसने उस पर डाली, तो आपका शुमार ना तो मैंने कराबतदारों में कभी किया और ना ही मेरा आइंदा ऐसा कुछ करने का इरादा है। आप मेरे लिए सिर्फ ताया जान के बेटे हैं मेरे, जिनसे बात करना मुझे सख्त नापसंद है, क्योंकि मैं हर किसी को पसंद नहीं कर लेती। बहुत करारा सा जवाब देकर उसने नफीस के बदलते तासुरात देखे और उसके चेहरे पर यकदम हद तक नमूदार हुई। बहुत गरूर है ना तुम्हें खुद पर? जी है। आपको कोई मसला? रुक कर एकदम बरहमी से उसने पूछा तो नफीस ने दांत पीसे। वैसे तो बड़ी तमीज़दार हो, लोग तो कहते हैं अमल को बात करनी नहीं आती, किसी से कुछ पूछो तो जवाब देना नहीं आता। और उन्होंने अगर जो तुम्हारी ये शोला बयानी सुन ली तो सारी गलत फहमी दूर हो जाएगी उनकी। उसने कंधे उचकाए। गलत फहमी का शिकार वो हैं तो रहें। मैंने नहीं कहा लोगों को कि मेरे बारे में अंदाजे कायम करें। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अगर उन्हें या किसी और को भी एक पल को उसे देख कर उसने आंखें घुमाई। मुझसे मसला है तो ना आया करे हमारे घर, ना किया करें मुझसे बात। मैं तो किसी के पैर नहीं पड़ती जाकर के आए मुझसे बात करें। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं दिमाग ख़राब करने। उसने सर झटका। आज बड़ी गलत फहमी दूर हो गई वैसे मेरी। उसे चुभती हुई नज़रों से देखकर वो बोला तो अमल ने स्याह लटकान के पीछे उड़सी चांदी की बाली एक लम्हे को चमकी थी। हो गई ना, आइंदा मुझसे बात मत कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो रहा दरवाज़ा। हाथ लंबा करके उसे दाखिली दरवाज़ा दिखाया उसने। जा सकते हैं आप। तने तासुरात लिए वो उसके मुंह पर दरवाज़ा गोया बंद करके पलटी थी। कमर पर गिरते रेशमी बाल लहरा से गए। खुले ट्राउज़र में उसका कद और दराज लग रहा था। चांदी की बालियां उसकी चाल पर हलकोरे खा रही थी। उसी वक्त अर्जुमंद किचन से निकली तो उसे नागवारी से देखा। अमल जो पहले ही घूमे हुए दिमाग के साथ किचन की जानिब बढ़ रही थी, नोटिस लिए बगैर आगे बढ़ी। अर्जुमंद ने कुलस कर उसे आवाज़ दी, अमल। उसने बस चेहरा घुमाया। कुछ और औरतें भी दोनों की जानिब मुतवज्जो हो गई थी। दूर से शायद वो नफीस को उसके साथ बात करता देख चुकी थी और इसी बात पर उन्हें बेतरह गुस्सा चढ़ा था। ये क्या तुमने बाल खोल कर रखे हैं अपने? हाँ, मैं थोड़े दिनों पहले भी तुम्हें समझा चुकी हूँ ना कि क्यों इस तरह मत घुमा करो। लोगों का ईमान खराब करने पर तुली है ये लड़की। एक पल को सब रुक सा गया था। लाउंज में विराजमान सारे मेहमान अब दोनों की जानिब मुतवज्जो थे। दाखिली दरवाजे से अंदर आता वली भी ठहर सा गया। वो अच्छा वाले अंदाज में उनकी जानिब मुड़ी, फिर हाथ बांधकर अपनी सर्द निगाहों से उन्हें देखा। अमल गुस्से में थी, सख्त गुस्से में। पहले बेटा और अब ये उसकी माँ। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला? उसकी आवाज़ बर्फ हो रही थी। अर्जुमंद उसके अंदाज पर गड़बड़ा सी गई। मैं तुम्हें अच्छी बात समझा रही हूँ और तुम उल्टा मुझसे बदतमीजी कर रही हो। अरे देखो तो ज़रा इस टांग जितनी लड़की को। अब वो ऊंचा बोलकर सबको मुतवज्जो कर रही थी। बीजान भी किचन के दरवाजे में चली आई, मगर अमल वैसे ही खड़ी रही। ये अच्छी बात जाकर अपनी बेटी को समझाएं ताई जान, क्योंकि मुझे तो मेरे बाबा ने कभी बाल खोलने से मना नहीं किया, ना ही मेरी बीजान को इससे कोई मसला है। अगर मसला है तो आपको या आपके बेटे को है, लेकिन मैंने आपको खुश करने का ठेका नहीं ले रखा कि जैसे आप चाहें मैं खुद को वैसे वैसे ढालती जाऊं। मुझे खुले बाल अच्छे लगते हैं और मैं इन्हें ऐसे ही खोल कर रखूंगी। आपकी बेटी बाल इसलिए नहीं खोलती क्योंकि उसके बाल खोलने के लायक हैं ही नहीं। सो वो रुकी। आंखें अब तक वैसे स्पार्ट थीं और चेहरा सर। अर्जुमंद की आंखें पूरी की पूरी खुल गई। मुझे आइंदा इस तरह मत कहिएगा ताई जी, मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, और मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई गुस्ताखी सरजद हो जाए, क्योंकि मेरी ज़ुबान का जायका तो अब आप चख ही चुकी होंगी। आखिर में मुस्कुरा कर वो पलटी तो पली, हल्का सा मुस्कुरा। अर्जुमंद ने खंकार कर जैसे आसपास जमी बेइज्जती को ख़त्म किया। जमानी ने किचन में दाखिल होती अमल को खफकी से देखा तो उसने शाने उचकाए। वो बालों में हाथ फेरता मुस्कुराता हुआ बाहर की जानिब बढ़ा। वाकई क्या तीखा जायका है आपकी ज़ुबान का बीबी। लॉन के दूसरी तरफ जाते हुए वो बुड़बुड़ाया था। निगार बेगम और हाशिम बहुत से मेहमानों को लेकर रस्म के लिए हवेली के अंदर दाखिल हुए तो बेख्तियार शोर सा उठा। लड़कियां दाखिली दरवाजे पर जमी हाथों में गुलाब की पत्तियों से भरी प्लेटें उठाए हुए थी। उसने भी एक प्लेट पकड़ रखी थी और साथ ही नाजिया भी खड़ी थी।
रोने के बायस जो मेकअप खराब हो गया था वो फिर से ठीक करके अब उस मुर्तबी से वो प्लेट उठाए हुए थी। उसके साथ खड़ी अमल का मूड भी काफ़ी हद तक ऑफ हो चुका था। अगर जो शादी उसके भाइयों की ना होती तो इस वक्त कमरे में सो रही होती। बेजारी से मेहमानों को देखते वो सोच रही थी। घर में लड़की वाले दाखिल हुए तो उन पर फूल बरसाए गए। निगार बेगम और बी जान दरवाजे में खड़ी एक दूसरे से गले मिल रही थी। मुबारकबादों और हाल चाल के बाद सबको सजे सजाए टीवी हॉल में ला बिठाया गया। थोड़ी ही देर बाद निसार और बख्तियार को भी झूले पे बिठाया गया। सफ़ेद कुर्तों में मलबूस उसके दोनों भाई भरपूर अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। उसने प्लेट रखकर हाथ आपस में रगड़े। ठंड बढ़ गई थी। नाजिया ने भी उस वक्त हाथ रगड़े। ठंड कितनी बढ़ गई है एकदम से, नाजिया ने कहा तो उसने इस बात में सर हिलाया। फिर गर्दन घुमाकर वली को तलाशा। वो नज़र नहीं आया तो निगाहें मायूस सी पलट आईं। कुछ देर बाद उसने भी आगे बढ़कर दोनों भाइयों के सर पर से पैसे वार कर रस्म अदा की और एक पत्ते पर मली हल्दी में से थोड़े से लेकर उनके चेहरों पर लगाई। बख्तियार मुस्कुरा रहा था, अलबत्ता निसार झुंझुलाया, मगर उसने शरारत से ज़रा सी हल्दी लेकर उसके नाक पर लगाई तो बहुत से कहकहे बुलंद हुए। रस्म हुई तो खाना शुरू कर दिया गया। अब लोग छट कर इधर उधर टोलियों में बटे खाना खा रहे थे। उसने भी अपनी प्लेट में थोड़े से चावल लिए। भूख बिल्कुल ना होने की वजह से चम्मच इधर उधर करने लगी। बार बार नज़रें दाखिली दरवाजे तक जाकर पलट आती थी। पता नहीं कहाँ रह गया था वो। जब दिल बेचैन होने लगा तो उठकर दरवाजे के पास चली आई। पथरीली रोशनी पर ज़रा आगे को कदम बढ़ाए और लॉन की जानिब देखा तो उसे नज़र आ ही गया। दूर पिछी चारपाइयों पर वो डेरे के बहुत से मुलाजमीन के साथ बैठा था। किसी मुलाजिम की बात संजीदगी से सुनता। उसने कभी भी खुद को उस घर का फ़र्द बनाने की कोशिश नहीं की थी। उस वक्त भी मुलाजमों के दरमियान बैठे उसने खुद को वाकई उस घर का मुलाजिम समझा, ना उससे ज़्यादा ना कम। वली ने बात सुनते सुनते ज़रा रुखे रोशन उसकी जानिब किया, जैसे किसी को देखता पाकर वो मुतवज्जो हुआ था उसकी तरफ। अमल बेख्तियार अतराफ में बनी झाड़ियों की ओर में अभी कुछ देर पहले की बात उसे बिल्कुल नहीं भूली थी। बेदिली से प्लेट पकड़े वो अंदर आई। किचन में आकर प्लेट रखी और फिर लाउंज में बैठी बीजान की तरफ आई। बीजान, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं कमरे में जा रही हूँ अपने, कहकर वो अपने जीने चढ़ती कमरे में आ गई और फिर दुपट्टा एक जानिब को डालकर लेट गई। दिल बहुत बोझल हो रहा था। वली अहमद बेतरह याद आ रहा था। लॉन में बैठे वली ने गर्दन उठाकर उसके कमरे की जली लाइट को देखा और फिर गहरा सांस लेता दोबारा से मुलाजमीन की तरफ मुतवज्जो हुआ। तौबा भाई, तौबा है इस लड़की की ज़ुबान से। एक ज़रा सी बात क्या कह दी मैंने कि वहाँ 50 लोगों के दरमियान रगड़ कर रख दिया उसने मुझे। अरे मैं कहती हूँ कि ऐसी ज़ुबान दराज लड़की को क्यों बनाऊँ मैं अपने घर की बहू। गज़ब खुदा का, ना कोई तमीज़ ना तहजीब ना बड़ों से बात करने का सलीका है उसे। तौबा। गुस्से से मिर्चियाँ चबाती अर्जुमन का बस नहीं चल रहा था कि अमल की गर्दन कुचल कर रख दे। रह रह कर उन्हें अपनी भरे मेहमानों के घर में हुई बेइज्जती याद आ रही थी। एक जानिब सोफे पर थकी थकी सी बैठी नाजिया ने बेजारी से देखा। तो क्या ज़रूरत थी आपको इतने लोगों में उसे कुछ बोलने की? उस दिन भी आई तो आपने कहीं का गुस्सा कहीं उतार दिया। जाहिर है फिर कौन बर्दाश्त करता है इतना। वो बाल खोले या फिर बांधे, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। उस पर वली के रवैये की कसाफत चढ़ी थी, इसलिए बेजारी से माँ को कह दिया। कोई और वक्त होता तो वो बहुत लुत्फ़अंदोज़ होती इस सारी गपशप से, मगर अभी उसके दिल पर बहुत कुछ जमा हुआ था। उसी वक्त नज़ीर और नफीस लाउंज में आकर बैठे। हाँ तो मैं तुम्हारे लिए ही बोल रही थी, अकल से पैदल, उन्होंने हाथ नचाकर कहा तो उसने सोफे की पुश्त पर सर गिरा सर उठाया सोफे की पुश्त से। मतलब ये कि सारे लोग उसे देख रहे थे, चैमी गोयां कर रहे थे कि कैसी हसीन लड़की है। एक दूसरे से पूछ रहे थे कि किसकी बेटी है, कहीं रिश्ता हुआ उसका या नहीं। और एक तुम हो, हम उम्र हो तुम उसकी, मगर मजाल है जो किसी ने तुम्हारी तरफ ज़रा भर भी तवज्जो दी हो। सब उसे ही देख रहे थे, उसे ही सराह रहे थे। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती इससे ज़्यादा। और ये जो तुम्हारा भाई है, एक सख्त नज़र नफीस पर डाली तो वो खफीफ सा होकर नज़रें चुरा गया। कैसे पीछे पड़ा हुआ है उसके, देख लिया ना कि कितनी इज्जत की है उसने तुम्हारी और मेरी उस भरे मजमे में। कल ही कहूँगी हसन से कि ये रिश्ता वापस लें, हमें नहीं करनी ऐसी बदजुबान लड़की से शादी। गुस्से से वो खोलती दुखते पैर ऊपर को उठाकर बैठी तो नफीस और नाजिया बैक वक्त सीधे हुए। नज़ीर अलबत्ता सब कुछ इंतहाई गैर दिलचस्पी से देख रहा था। मेरा और अमल का क्या मुकाबला भला, नाजिया ने बिगड़ कर कहा, मगर नफीस अपनी ही कह रहा था। क्यों लेंगी आप रिश्ता वापस? कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ भी करने की, मैं उसी से शादी करूँगा और इस घर की बहू भी वही बनेगी बस। हाथ उठाकर कहता वो एकदम ही मुदब्बिराना सा नजर आने की कोशिश करने लगा, मगर आगे से अर्जुमन चमक कर बोली, और अभी जो कुछ देर पहले तुम्हारी इज्जत अफजाई की उसने, वो क्या भूल गए हो? उसके कान सुर्ख हुए। मैं निकाल दूंगा सारे कसबल उसके अंदर से, मगर पहले उसे इस घर में तो आने दे, सारे बदले लूंगा उससे मैं।
मगर अब दोबारा रिश्ता वापस लेने की बात नहीं करेंगी आप? तुमने देखा क्या है उसमें आखिर? नज़ीर ने पहली दफ़ा बहुत बेजारी से कहा तो नफीस मुस्कुराया। एक बात है नज़ीर, वो जो भी हो, जैसी भी हो, ज़ुबान की जैसी भी रही हो, मगर उस जैसी खूबसूरत इस पूरे गांव में कोई नहीं। वो मेरी है और मेरी रहेगी। नज़ीर फिर से पीछे होकर बैठ गया। अर्जुमन ने आंखें निकाल कर उसे देखा। देखो तो ज़रा कैसी बेशर्मी से जिक्र कर रहा है उसकी खूबसूरतियों का। इसीलिए बुरी लगती हैं मुझे वो लड़कियां कि किसी भी मर्द को लुभाने से बाज नहीं आती। एक ज़रा सी शक्ल क्या अच्छी मिल गई, हमारे लिए मुसीबत हो गई भाई। वो अब तक गुस्से में उसे जली कटी सुना रही थी, मगर वो किसी भी बात की परवाह किए बगैर उठ गया। नज़ीर भी उसके साथ ही उठा था। देखो तो नफीस को कैसे माँ के मुंह पे बोल के गया है। अरे बेड़ा अगर कोई संभल का, मेरा बेटा मुझसे जुदा कर दिया इसने। बुलंद आवाज में अमल को गायबाना कोसने देती वो उबलते गुस्से को बाहर निकाल रही थी। नाजिया भी बददिली से उठ गई तो वो कुछ देर बुड़बुड़ा कर चुप हो गई। जर्द रोशनियां वैसे ही लाउंज को मुनव्वर किए हुए थी। बी जान ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई तो एक पल को उन्हें कुछ दिखाई ही ना दिया। टटोल कर दीवार पर बटन तलाशा और फिर एकदम से बटन पर हाथ लगते ही जैसे कमरा रोशनियों में नहा गया। वो बेड पर लेटी आंखों पर बाजू रखे हुए थी। एक पल को बाजू उठाया और फिर रख लिया। लाइट बंद कर दें बीजान, उसकी कमजोर सी आवाज़ सुनाई दी तो बीजान कमरे के अंदर चली आई। पीछे ही जमान दाखिल हुए। खंकारे तो वो बेसाख्ता उठ बैठी और बेड पर गिरा दुपट्टा उठाकर शानों पर फैलाया। गुलाबी लिबास मलगजा सा हो गया था और बाल बिखरे हुए थे। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? हाँ, और ये क्या था कुछ देर पहले? बी जान की खफगी पर उसने अनजान बनते उन्हें देखा। क्या क्या किया है मैंने? जमान भी सामने रखे सोफे पर बैठ चुके थे और अब उन दोनों को देख रहे थे। अनजान मत बनो। अभी जो अर्जुमन भाभी के साथ तुमने किया वो क्या था? कितनी बुरी बात है ऐसे सबके सामने जवाब देना उन्हें। अब्रू बाहम मिलाए वो बहुत खफगी से बोलकर जमान के साथ ही बैठ गए। तो क्या अकेले में कहती उनसे ये सब? मासूमियत से पूछा। जमान ने बेख्तियार मुस्कुराहट दबाई। मैं क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या जवाब दे रही हो? उनकी खफकी सिवा होने लगी। तुम्हें आदत का पता है ना? क्या तुम्हें आदत का पता नहीं है अर्जुमन भाभी की? किसी बात पर गुस्से में आ जाएं तो बहुत बुरी तरह पेश आती हैं। जी, और जिस तरह थोड़ी देर पहले मेरे साथ पेश आई थी, शहद तो वो भी नहीं था। मैं क्या कोई दीवार या घर में रखा कोई पौधा जिसे दिल चाहे जो बोल दो? उन्होंने भी सबके बीच में बहुत नाजेबा तरीके से बहुत गलत बात कही थी मुझे। अगर इज्जत इतनी ही प्यारी है तो ना कहें उल्टी सीधी बातें। और बीजान, मैंने कोई भी बदतमीजी नहीं की उनसे। मैं चिल्लाई थी उन पर, या मैंने कोई ऐसी बात कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी? नहीं ना, मैंने सिर्फ उनके अल्फाज उनको लौटाए थे ताकि उन्हें भी मालूम हो कि उनके अल्फाज कितने कड़वे कसीले होते हैं। वो एक सांस में बोलकर खामोश हुई तो चंद पल बीजान कुछ बोल ही ना सकी। जमान भी खामोशी से उसे देख रहे थे। लेकिन फिर भी अमल, नहीं, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी उनसे। वो बड़ी हैं, ना सिर्फ मुझसे रिश्ते में बड़ी हैं बल्कि ख़ानदानी लिहाज से भी उनका रुतबा बुलंद है। हमें आगे वाले को देख कर बात करनी होती है बच्चे। उनका लहजा नर्म हुआ था आपके, मगर अमल ने नफ़ी में सर हिलाया जैसे उनकी बात से इख्तलाफ हो। बीजान, बड़ा होने का क्या मतलब होता है? बड़ा होने का मतलब होता है बड़ी कुर्बानियाँ देना। बड़ा होने का मतलब होता है छोटों की गलतियों पर उनको स्वभाव से समझाना। बड़ा होने का मतलब होता है बहुत बहुत बर्दाश्त करना। बड़ा होने का मतलब होता है कि दूसरों को माफ़ करना। ये जो हमारे बड़े हैं ना, रुतबे और उम्र के फ़र्क की वजह से खुद को इतना आला गर्दानते हैं कि गोया छोटे तो कदमों की धूल हो। उन्हें जो भी कहें वो सर झुकाकर अच्छा बुरा सब पी जाएं। जवाबन बात गलत हो या सही उफ तक ना करें। ये है उनका बड़ापन। लेकिन बीजान, मैं ऐसी हरगिज़ नहीं हूँ। मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, 1965 की दोशीज़ा नहीं कि जिसे 100 बातें भी सुना दो तो वो गूंगी बैरी बनकर सुनती रहे या फिर गलत सही की पहचान किए बगैर हाँ जी करती रहे। एहतराम अगर इन्हीं बातों का नाम है तो फिर मुझे वाकई ये सब करना नहीं आता। और रही बात ये कि आगे वाले को देखकर बात करनी चाहिए, तो बीजान, मैंने भी आज उन्हें समझा दिया कि मैं कोई बेजुबान पौधा या कोने में पड़ा काट कबाड़ नहीं हूँ जिसे वो जो कहेंगी कहती रहेंगी। आज के रवैये के बाद वो मुझे आइंदा कुछ भी कहने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगी। बिना सांस लिए वो बहुत रवानी से नर्म मगर मजबूत लहजे में बोलकर चुप हुई तो जमान ने गर्दन जरा तिरछी करके गुलाबी जोड़े में खिलती सी अमल को देखा। बीजान तो सख्ते में चली गई। अमल, बेयकीनी से बस यही निकला था उनके मुंह से। मैंने तुम्हें ये सब तो नहीं सिखाया था? बहुत सदमे से उन्होंने कहा तो अमल उनकी मासूमियत पर मुस्कुराई। बिल्कुल, आपने मुझे नहीं सिखाया ये सब, हालांकि आपको सिखाना चाहिए था। ये सब मैंने खुद सीखा बीजान, अपनी मेहनत से।
इसे आप मेरे तजर्बे का निचोड़ समझ लें। अब कि उसने ज़मान को देखा तो वो खुलकर मुस्कुराए। वो कह तो रही है ज़मानी कि उसने बदतमीज़ी नहीं की भाभी से, फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? भाभी ने जो कुछ भी कहा नहीं कहना चाहिए था उन्हें। अब तुम छोड़ो इस किस्से को और चलकर सो जाओ। मैं तो समझा पता नहीं क्या हो गया, लेकिन अब मेरी बेटी की बात सुनने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो अपने मसले खुद सुलझाने की अहलियत रखती है। चेहरा फेर कर एक नज़र उसे देखा तो उसके दिल से अनदेखा सा बोझ हटा। चलो कम से कम आगा जान तो उसे समझते थे। बी जान मान गई, मगर अब भी वो उससे खफा ज़रूर थी। आइंदा ऐसा कुछ भी हो तो खुद ना सारे हिसाब किताब बराबर करने खड़ी हो जाना। मुझे बताना, मैं खुद बात करूँगी। हाँ जी, आपको बता दूंगी तो आप जी जी में सर हिलाती रहेंगी। अब ज़्यादा ना बोलो माँ के सामने। चंद किताबें पढ़कर बोलना आ गया बड़ा। खफकी से उसे देखती वो कमरे से निकल गई तो ज़मान भी मुस्कुराते उठे, फिर उस तक आए, सर पर हाथ रखा। वो उनकी शफकत पर मुस्कुराई। मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है, मामलात को समझती है और उन्हें हल करना भी जानती है। लेकिन अगर कोई तुम्हारे इस हक बजानी होने पर तुमसे बदला ले तो तुम अपने बाबा के पास आओगी, और अगर बाबा के पास ना आ सको तो वली के पास जाना। हम दोनों बराबर हैं तुम्हारे लिए। आखिरी बात पर उसके चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट गायब हुई थी। ज़मान उसका गाल थपथपाकर बाहर की जानिब बढ़े, मगर वो बैठी रहे। हम दोनों बराबर हैं तुम्हारे लिए। आगा जान के जुमले की बाज़गश्त तब तक समात में उतर रही थी, फिर गहरा सांस लेकर उठी। इशा की नमाज जो पढ़नी थी अभी